एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रमुख नियुक्तियां, सूचकांक, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्तियां तथा बजट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें 5 सितंबर तक का सभी करंट अफेयर्स जनवरी से कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं नियुक्तियों से। पहला टॉपिक, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? 14वें क्रम के हैं और कौन है? श्री रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं। और क्रम कौन सा है इनका? 14वां क्रम है। इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद से तो प्रणब मुखर्जी इनसे पहले थे, 13वें क्रम के थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है उपराष्ट्रपति। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? 13वें क्रम के हैं, श्री एम वेंकैया नायडू वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है। तो कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन सा क्रम है इनका? तो ये 15वें क्रम के हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान समय में कौन है? तो श्री शरद अरविंद बोबड़े जी जो हैं वर्तमान समय में CJI हैं। और ये किस क्रम के हैं? तो ये 47वें क्रम के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा। महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं वर्तमान समय में। कौन है महान्यायवादी? वर्तमान समय में के वेणुगोपाल है। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में दिया गया है। महान्यायवादी आप याद रखिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। पर्यावरण से जितने भी कार्य होते हैं ये सब इसी उस क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है जो निर्णय लेती है, NGT। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? सुनील अरोड़ा है। ये जो 23वें क्रम के हैं। और इसमें एक मुख्य और 2 सहायक होते हैं। जो 2 सहायक हैं तो एक आपके राजीव कुमार हैं, दूसरे सतीश चंद्र हैं। कौन है? राजीव कुमार और सतीश चंद्र सहायक हैं। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। अनुच्छेद 324 से 27 तक में इनका वर्णन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों का वर्णन आर्टिकल 93 में किया गया है। 17वें क्रम के अध्यक्ष हैं इस समय ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला है, राजस्थान से है इनकी। ये वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष है। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, अध्यक्ष जी का, आर्टिकल 93 में। और पहले लोकसभा अगर हम बात करें कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बलराम जाखड़ जी सबसे लंबे कार्यकाल वाले हमारे लोकसभा स्पीकर थे। चलिए, प्रथम महिला महासचिव लोकसभा की जो बनी है, लोकसभा में प्रथम महिला महासचिव किसे बनाया गया है? स्नेहलता श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे भी आप याद रखिए। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव बनी हैं। वर्तमान समय में कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे भारतीय धन का प्रहरी भी कहा जाता है। तो 14वें क्रम के हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वे कैग के प्रमुख बन चुके हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग के प्रमुख हैं। जो 13वें जो थे इसके प्रमुख कैग के, वो कौन थे? राजीव महर्षि थे। कौन थे? राजीव महर्षि जो थे वो 13वें क्रम के प्रमुख थे। और जल्दी से आप लोग मेरी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है, और लाइक कर दीजिएगा। अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। तो पहला चीफ मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम चीफ मिनिस्टर, चीफ डिफेंस स्टाफ किसे चुना गया है? बिपिन रावत जी को चुना गया है। तो इसको भी आप याद रखिए। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो थल सेना अध्यक्ष वर्तमान समय में मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। जबकि ये किस क्रम के थे? 28वें क्रम के थे। वायुसेना अध्यक्ष 26वें क्रम के हैं, RK सिंह भदौरिया हैं। इन्हें भी आप याद रखिएगा। इनका क्रम कौन सा है? 26वां है। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं इनका क्रम 24वां है। और अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और थल सेना के अध्यक्ष जनरल मुकुंद ने, और वायुसेना के अध्यक्ष फील्ड मार्शल RK सिंह भदौरिया।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? तो संजय कोठारी जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इस विभाग का गठन 1964 में किया गया था। चलिए, अध्यक्ष पूछ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महिला आयोग की अध्यक्ष। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? विमल जुल्का हैं। कौन है? विमल जुल्का आपके जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आपने RTI पढ़ा होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसी के तहत हम लोगों ने मुख्य सूचना आयुक्त इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। विमल जुल्का जी हैं। प्रथम लोकपाल जो गठित किया गया है, पहली बार लोकपाल को ही ओम्बुड्समैन कहते हैं। तो भारत का ओम्बुड्समैन किसे कहा जाता है? अन्ना हजारे जी को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसके लिए आंदोलन किया था। पहला लोकपाल विश्व में अगर हम बात करें तो स्वीडन में बना था। भारत में जो पहला लोकपाल बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? PC घोष को बनाया गया है, पिनाकी चंद्र घोष को। और इसकी उम्र सीमा 70 साल तक है। जो व्यक्ति इसमें रहेगा वो 70 साल तक रह सकता है या 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम लोकपाल वर्तमान समय में कौन है? तो PC घोष या मुख्य न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, नीति आयोग की बात कर ले। नीति आयोग को पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में आया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उप अध्यक्ष जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उप अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और CEO का पद भी इम्पोर्टेंट है। तो CEO कौन है इसके? अमिताभ कांत इसके CEO हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। पहली जो CEO बनी थी वो महिला थी, सिंधु श्री खुल्लर, उनका भी नाम याद रखिएगा। वर्तमान समय में अमिताभ कांत जी इसके अध्यक्ष हैं, CEO हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो ये याद रखिएगा। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ISRO, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके अध्यक्ष कौन है? K सिवान हैं। कौन है? K सिवान है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो KN व्यास या कमलेश नीलकंठ व्यास आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है, KS व्यास लिखा होता है। तो इनका पूरा नाम कमलेश नीलकंठ व्यास है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष है। DRDO की बात करें, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी हैं। तो इम्पोर्टेंट है, DRDO भी याद रखिएगा। G सतीश रेड्डी जी DRDO के अध्यक्ष हैं। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? BCCI की बात कर रहा है तो BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। कौन है? सौरव गांगुली हैं। और ये किस क्रम के हैं? तो 39वें क्रम के आपके ये है। तो इनको आप याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र बत्रा आपके जो है वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय हम लोग नियुक्ति पढ़ेंगे। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। जो इसका सबसे पावरफुल पद होता है उसे महासचिव के नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस जो है इसके महासचिव हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं आपके? ये पुर्तगाल के हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंटोनियो गुतेरस UNO के महासचिव हैं। चलिए, UNGE, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
जो महासभा है उसकी बैठक हुई है, 74वें क्रम की जो बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तिजानी मोहम्मद बंदे नाइजीरिया के थे, जिन्होंने 74वीं महासभा की अध्यक्षता की थी। और 75वीं जो महासभा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो तुर्की के हैं वोल्कर वोजगिर। कहाँ के हैं ये? तुर्की के हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा महासभा को। विश्व बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। तो विश्व बैंक भी आप याद रखिएगा। 1945 में इसकी स्थापना भी हुई थी। प्रबंध निदेशक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से हम IMF को जानते हैं। IMF, विश्व बैंक एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। इनकी जो प्रबंध निदेशक है वो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है। इंपॉर्टेंट है। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा इसकी प्रबंध निदेशक है। यूनेस्को के महासचिव, यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 1946 में हुई थी। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। WHO की बात करते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इम्पोर्टेंट है, 1948 में स्थापित हुआ था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस वर्तमान समय में WHO के महानिदेशक हैं। ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में WHO ने महामारी से निपटने के लिए, उसकी प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए एक पैनल गठित किया है, जिसमें भारतीय महिला प्रीति सूदन को स्थान दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कौन सी भारतीय महिला शामिल की गई हैं? तो प्रीति सूदन को शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि प्रीति सूदन को यहाँ पर शामिल किया गया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? WTO के रॉबर्टो एजोवेडो थे, जिन्होंने 31 अगस्त को इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, वर्ल्ड ट्रेड का। वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अनुमान लगाया गया था वो कितने ट्रिलियन डॉलर का लगाया गया था? 2.9 ट्रिलियन डॉलर का हम लोगों ने अनुमान लगाया था, जबकि 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य इस बार के बजट में रखा गया था। चलिए, WEO रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूरा नाम है इसका, रिपोर्ट 2019 में जारी किया है ने। इसे IMF द्वारा तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को IMF बनाती है और WEO रिपोर्ट जो होती है इसे जारी करती है। कह रहा है कि GDP के मामले में, GDP के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में भारत पुनः 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वें नंबर पर आ गया है WEO की रिपोर्ट के अनुसार। पहले स्थान पर आपका अमेरिका, इसके पश्चात चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी और फिर भारत। तो भारत 5वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर ब्रिटेन और 7 नंबर पर फ्रांस है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। विदेशी ऋण की बात करें तो 2018-19 में GDP का 19.8% था, जो 20 में बढ़कर 20.1% हो गया भारतीय GDP का। तो ये भी आप याद रखिएगा। कार्बन भंडार की बात करें कि कार्बन भंडार की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो रूस आपका कार्बन भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील का स्थान है। तीसरे स्थान पर USA है। भारत जो है वो कार्बन भंडार में 8वें स्थान पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और तीसरे स्थान पर अमेरिका, जबकि भारत का 8वां स्थान है। FDI अंतर प्रवाह की बात करें हम लोग कि भारत में किस देश से कितना FDI आया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। मोदी जी ने इसके कहा था फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। मोदी जी ने इसको लेकर एक नारा दिया था, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया बाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा कहाँ से आई है FDI भारत में? तो सिंगापुर से, इसके बाद
सबसे ज़्यादा प्रवाह कहाँ से रहा, कहाँ से निवेश हुआ है, मॉरिशस से, और तीसरे नंबर पर आपका नीदरलैंड है। तो आप ये याद रखिएगा। एफडीआई प्रवेश कहाँ से है सबसे ज़्यादा, तो आप इसकी ट्रिक है सनम याद रखिएगा। सनम सा से हो जाएगा सिंगापुर, माँ से हो जाएगा मॉरिशस और ना से नीदरलैंड। तो आप इसे समन के नाम से याद रखिएगा, इसकी ट्रिक बना लीजिए। सिंगापुर, मॉरिशस और नीदरलैंड, तो आपको एक क्रम याद बना रहेगा। चलिए, सर्वाधिक खनिज आयात भारत कहाँ से करता है, खनिज की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ से आयात होता है, इराक से, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर यूएई और चौथे नंबर पर ईरान है। और उन खनिजों में सर्वाधिक क्या है, तो पेट्रोलियम भारत आयात करता है, फिर हीरा, फिर कोयला और फिर प्राकृतिक गैस। ये आपको सभी याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम, हीरा, कोयला और प्राकृतिक गैस। अब हम बात करें शीर्ष तेल उपभोक्ता देश कौन से हैं, तो यूएसए, फिर चाइना और भारत का तीसरा स्थान है। तो भारत तक आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा तेल का उपभोक्ता कौन है, कौन उसे खरीदता है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका, दूसरे नंबर में चाइना है और तीसरे नंबर में भारत, चौथे नंबर पर आपका जापान है। कच्चे इस्पात का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है और तीसरे स्थान पर जापान है कच्चे इस्पात के उत्पादन में। तो ये भी आप याद रखिएगा। तैयार इस्पात की खपत के मामले में पहले स्थान पर कौन है, तो यूएसए, फिर चाइना और फिर इंडिया। तो दोनों में अंतर है। कच्चा इस्पात के मामले में इंडिया का दूसरा स्थान है और तैयार करने के मामले में पहले स्थान पर यूएसए आ जाता है। और ये दोनों एक एक स्थान फिर सभी तीनों पीछे चले जाते हैं। तो चाइना का दूसरा, इंडिया का तीसरा और जापान का चौथा स्थान हो जाता है। मान्यता प्राप्त सर्वाधिक स्टार्टअप भारत में किस राज्य में स्थापित हुए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा इस बार स्टार्टअप कहाँ पर स्थापित हुए हैं, या है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर दिल्ली में और उत्तर प्रदेश का आपका चौथा स्थान है। और हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार शीर्ष राज्य इस बार भी कौन रहा है, गुजरात रहा है। और पिछली बार भी स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। सर्वाधिक स्टार्टअप महाराष्ट्र में, लेकिन स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब सर्वाधिक जो स्टार्टअप है वो किस क्षेत्र का है, तो नंबर 1 पर रहा है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरे में रहा है हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर और थर्ड नंबर पर आपका एजुकेशन रहा है। तो ये तीनों ही आपको याद करने हैं। तीसरे नंबर पर क्या रहा है, हेल्थ सेक्टर आपका रहा है। फिर नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2019-20, तो ये 20 में रिपोर्ट जारी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, 2018 तक का इसमें डेटा दिया गया है। पहला ही पॉइंट है, राष्ट्रीय जन्म दर कितनी है, तो 20 राष्ट्रीय जन्म दर है। शहरी क्षेत्रों में 16.7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 21.6% रही है। तो अधिकतर अगर हम बात करें तो किस राज्य में है, तो बिहार में अधिकतम है। उसके बाद यूपी का स्थान आता है, यूपी में कितनी है, 25.6% थी। और तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो जन्म दर है वो अंडमान निकोबार, फिर गोवा, फिर नागालैंड में है। तो इन्हें आप याद रखिए। मृत्यु दर अगर हम बात करें कितनी है भारत की, तो 6.2 है। शहरी क्षेत्रों में ये 5.1, ग्रामीण क्षेत्रों में 6.7 है। अधिकतम बात करें, मृत्यु सबसे दर कहाँ है अधिक है, तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम मृत्यु दर है। फिर उसके बाद उड़ीसा में है और उत्तर प्रदेश के 5वें स्थान है। और उसकी जो पॉइंट्स है वो 6 पॉइंट है। न्यूनतम जो मृत्यु दर है वो कहाँ पर है हमारी, वो दिल्ली में है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिए। शिशु मृत्यु दर की बात करें, अगर शिशु मृत्यु सबसे दर कहाँ पर है, तो वर्तमान समय में 32 शिशु मृत्यु दर है। 100 में से 32 बच्चे हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में ये 23 है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो डाटा है वो 36 है। अगर हाईएस्ट चिल्ड्रेन मैरिटल रेट हम लोग देखें तो वो मध्य प्रदेश में है। और विश्व में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर पहले इथोपिया में होती थी, इसीलिए भारत को
भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता था। किसके कारण? शिशु मृत्यु दर के कारण। और बेबी फ्रेंडली स्टेट अगर हम बात करें तो विश्व का बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसे प्राप्त है? तो केरल को प्राप्त है। ये केरल को यूनिसेफ और यूनेस्को द्वारा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, बेबी फ्रेंडली राज्य कौन सा है? केरल है। हाईएस्ट मृत्यु दर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पर ही आपका उत्तर प्रदेश है। तो दोनों को याद रखिएगा। सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पर है शिशु की? तो नागालैंड में, फिर मिजोरम में और फिर केरल में। देखिए, शिशु मृत्यु दर 1971 की जनगणना की तुलना में लगभग 1/4 घट गई है। फिर भी एमपी का आपका पहला स्थान और नागालैंड का सबसे कम। प्राकृतिक वृद्धि दर का जो आंकड़ा आया है, नेचुरल ग्रोथ रेट, तो वो कितना है हमारा? 13.8%। शहरी क्षेत्र में 11.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 14.9% है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर कितनी रही? 25.6। मृत्यु दर कितनी रही? तो 6.6। और एनजीआर 19 रहा। शिशु मृत्यु दर 43 था, शहरों में 35 और ग्रामीण क्षेत्रों में 46। तो ये डाटा आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। बजट की बात करते हैं 2020-21 के हम लोग। जो 2020-21 का बजट था उसका आकार कितना था? तो 30,42,230 करोड़ रुपए का इसका इस बार का आकार था। तो पिछली बार एग्ज़ाम में तो ये सीधे सीधे ही पूछ लिया गया था। तो 30.42 लाख आप याद रख सकते हैं, करोड़ रुपए था। 2019-20 से 12.7% अधिक है। ये पॉइंट्स भी याद रखना है कि कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई? तो 12.7%। और ये कब प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया था। यूपी की भी बजट की बात करें तो यूपी का बजट 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? सुरेश कुमार खन्ना ने प्रस्तुत किया था। उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो कितना था? 5,12,860.72 करोड़ रुपए था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो ये भी याद रखना है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 33,159 करोड़ रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई है, या पिछली बार की अधिक है। तुरंत चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए जो देख रहे हैं। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। 2018-19 में राजकोषीय घाटा कितना था? 3.4 था। जबकि 2020-19 में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान था वो कितना था? 3.3 लगाया गया था, लेकिन ये रहा कितना? 3.8 रहा घाटा अनुमानित है। 20-21 का जो अनुमानित है वो कितना है? 3.5 का अनुमान है। राजस्व घाटा 18-19 में कितना था? 2.4। 19-20 में कितना था? 2.4 था, जो कि अनुमानित 2.3 था। और 20-21 में कितना है? 2.7 है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 में कितना? 1.4। 19-20 में कितना था? 1.5 था, अनुमानित 1.3 था। 20-21 का अनुमान 1.8 का है। प्राथमिक घाटा अगर बात करें तो 18-19 में 0.4, 19-20 में 0.7 और 20-21 में 0.4 का है, जबकि अनुमान 0.2 का था, जो 0.7 तक रहा है। अब अगर हम बात करें कि भारतीय जो बजट की आय सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, कहाँ से बजट में सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हिस्सा बजट में कहाँ से आता है? तो उधार एवं अन्य देवताओं से 20% हिस्सा हमको मिलता है बजट का। कितना मिलता है? 20% हिस्सा हमारे बजट का कहाँ से आता है? जो उधार हैं उससे और जो अन्य देयताएं हैं। जबकि जीएसटी एवं निगम कर से कितना कितना आता है? 18% जीएसटी से और 18 निगम कर से। निगम कर कंपनियों के लाभांश पर लगने वाला कर है। अभी तक ये सर्वाधिक था। अब उधार एवं अन्य देयताएं हैं जो सर्वाधिक देती है, फिर जीएसटी और निगम कर संयुक्त रूप से 18% देता है। तो ये तो हो गई आय। बजट का सर्वाधिक हिस्सा हम व्यय कहाँ करते हैं? तो करों एवं शुल्कों में हम लोग सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं। जो राज्य का हिस्सा होता है उसमें हम लोग 20% व्यय करते हैं। दूसरे नंबर पर ब्याज का जो हम लोग भुगतान करते हैं उसमें 18% चला जाता है।
तीसरे नंबर पर है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें हम लोग 13% व्यय करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 बजट के एक दिन पहले 31 जनवरी 2020 को वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला रमन जी थी, उन्होंने तैयार किया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एसोसिएशन। तो आर्थिक मामलों के विभाग के साथ तैयार किया गया था इसे। उसके मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अगर हम बात करें तो के सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जो ये इसके सलाहकार थे। तो निर्मला सीतारमन और के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बजट को तैयार किया था। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वेल्थ क्रिएशन, धन बनाना या धन का सृजन करना इसकी थीम थी। और इस बार के बजट का रंग लेवेंडर था और इसके पहले के बजट का रंग कैसा था, ब्लू कलर का था। आर्थिक जीडीपी की बात करें, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2019-20 में 5% अनुमानित की गई थी। कितने परसेंट, 5% अनुमानित है, जो 10 वर्ष में सबसे कम रही। 2021 का जो अनुमान है वो 6.6 से 5% का था। कोरोना की वजह से सब बेकार हो गया, बट डाटा तो याद करना पड़ेगा। 2018-19 में 6.8% थी, ठीक ठाक थी। चलिए, धन सृजन एवं 5 ट्रिलियन बनाने, अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य था वो धन सृजन करना है और भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। इसे कब तक पूरा करना है, 2025 तक। इसके लिए बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत किया जाएगा, इसे भरोसे का सहारा दिया जाएगा, व्यापार एवं निवेश अनुकूल नीतियां बनाई जाएंगी और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो हाल ही में ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रिपोर्ट जो आई है, तो भारत 77 रैंक पर था पिछले वर्ष, इस बार 63वें स्थान पर आया है। इसी के तहत निवेश का सुरक्षित माहौल बनाया जा रहा है और सबको समान अवसर। तो ये इसकी हमारी मुख्य बातें थी। विश्व बैंक के अनुसार कंपनियों के गठन के मामले में भारत जो है वो विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि भारत को कंपनी गठन के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तीसरा प्राप्त हुआ है। 2014 में 70,000 नई कंपनियां स्थापित हुई थी। 2018 में बढ़कर 1.24 लाख नई कंपनियां हो गई, 80% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि 2018 में कितने प्रतिशत कंपनियों में बढ़ोतरी हुई, तो 80% और 1.24 लाख नई कंपनियां स्थापित हुई थी। नंबर 1 पर हमारा सेवा क्षेत्र रहा, नंबर 1 पर विनिर्माण और नंबर 3 पर अवसंरचना एवं कृषि सेक्टर था। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। कह रहा है भारत विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 2025 तक 3.5% का लक्ष्य है, जबकि 2030 में इसे बढ़ाकर निर्यात को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, 6% विश्व व्यापार में हिस्सेदारी की बात की गई है, निर्यात करने की बात की गई है। अगला पॉइंट, ये सब बजट की बातें हैं। 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां सृजन करने का लक्ष्य था, जबकि 2030 तक 8 करोड़ की जाएगी। अब ये अच्छे वेतन वाली नौकरियों का कोई वर्णन नहीं किया गया है कि अच्छे वेतन वाली नौकरी कौन सी है, इसका कोई उल्लेख बजट में नहीं था। चलिए, विदेशी मुद्रा भंडार, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जून के अंत तक पहली बार 500 बिलियन अरब डॉलर को पार कर गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है कि पहली बार 500 अरब बिलियन डॉलर जून के लास्ट तक भारत का पहुंच चुका है विदेशी मुद्रा। चालू जो खाता घाटा रहा वो कितना रहा, 2018-19 में जीडीपी का 2.1%, 19-20 में जीडीपी का 1.5% जो है चालू घाटा था। शीर्ष निर्यात गंतव्य, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ को करता है, तो सबसे ज़्यादा यूएसए को करता है, फिर यूएई को और फिर चाइना को। जबकि शीर्ष आयातक देश कौन सा है, कहाँ से भारत सर्वाधिक खरीदता है, तो सबसे पहले स्थान पर अमेरिका, पहले स्थान पर चाइना, फिर अमेरिका और फिर संयुक्त अरब अमीरात है। 5 शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन है भारत के, तो पहले स्थान पर आपका यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर यूएई है। शीर्ष आयात कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कच्चा पेट्रोल, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और कोक, ये आपके शीर्ष आयातक वाले बिंदु हैं। जबकि शीर्ष निर्यात में क्या है,
पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर और औषधियों का शीर्ष निर्यात करता है भारत। नोट में आपको पढ़ना है, मर्चेंटाइज आयातों में कमी की जाएगी और नॉन पियोरल निर्यात में वृद्धि की जाएगी। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है। दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 6ठे स्थान पर ब्रिटेन हो गया है। बजट की पृष्ठभूमि 2 बातों पर निर्भर थी। कौन कौन सी बातें थी? प्रौद्योगिकी उन्नयन पर और 15 से 65 वर्ष की जो आयु है, उत्पादक आयु वर्ग का वरदान भारत को प्राप्त है। इसका हमें सही तरीके से प्रयोग करना है, इन्हें दक्ष बनाना है, निर्भर स्वयं में बनाना है। 3 थीम थी इस बार के बजट की। कौन कौन सी थीमें थी? महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास और सामाजिक संरक्षण। ये 3 थीम के साथ इस बार का बजट प्रस्तुत हुआ था। चर्चा के पहले कश्मीरी भाषा में कविता सुनाई गई थी, जिसे पंडित दीनानाथ कौल ने लिखा था। कश्मीरी भाषा में जो कविता सुनाई गई थी उसका अर्थ क्या होता है, ये जरा देख लीजिए। इसका मतलब होता है, प्रत्येक काम जो हम करते हैं, सभी करते हैं, वह इस सुंदर वतन के लिए है। इस कविता का हिंदी में अर्थ होता है, जिसे पंडित दीनानाथ कौल ने लिखा था। तो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। PPP मॉडल पर किसान रेल उन राज्यों के लिए जो एक जिला एक उत्पाद योजना पर फोकस करेंगे। तो इस बजट में किसान रेल योजना की शुरुआत करने की बात की गई थी, जो शुरू की गई है। पहली हमारी महाराष्ट्र के बिहार के लिए शुरू की गई है, दानापुर के लिए, और दूसरी हमारी नई दिल्ली से अनंतपुर। अनंतपुर आपका आंध्र प्रदेश में है, तो नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश के मध्य शुरू हुई, और पहली महाराष्ट्र से बिहार के लिए शुरू की गई है। तो किसान रेल सेवाएं 2 शुरू हो गई हैं अब, जो बजट में घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान जो चलाया गया था, उसका उल्लेख बजट में किया गया था कि 2025 तक पूरी तरह से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा 2020 हमारा ये लक्ष्य था। स्वास्थ्य क्षेत्र में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 6400 करोड़ रुपए की दिए गए हैं। 69,000 करोड़ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कितना है? 6400 करोड़ रुपए उसको दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन है। जल जीवन मिशन में 3.60 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई व अफ्रीकी देशों में इंडसैट का आयोजन करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। शिक्षा क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए का उल्लेख है। 5 नए स्मार्ट शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था इस बजट में। पहले 100 थे, तो टोटल अब कितने स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य है? 105 हो जाएगा। इस बजट में 5 स्मार्ट शहर विकसित करने की बात की गई थी। उच्चतर निर्यात ऋण जो है हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्विक का शुभारंभ किया गया था। याद रखिएगा कि उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू करने का प्रावधान है? तो निर्विक का शुभारंभ करने का प्रावधान किया गया था। 5 पुरातत्व स्थलों को विकसित करने का भी बजट में वर्णन किया गया था। वो 5 स्थल कौन से हैं? राखीगढ़ी हरियाणा में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात, आदिचन वल्लूर तमिलनाडु में। ये आपके पुरातात्विक स्थल थे जिनको बजट में विकसित करने संरक्षित करने का वर्णन किया गया था। रांची में एक जनजाति संग्रहालय बनाने की बात की गई थी। लोथल जो पूर्व समय में बंदरगाह था, वहाँ एक पोत संग्रहालय बनाने की स्थापना बजट में की गई थी। G20 के आयोजन हुए 100 करोड़ रुपए का भी बजट में प्रावधान किया गया था। विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई, इसका क्या है वर्णन? इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष करों की मुकदमेबाजी कम करने हेतु सरकार ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। पिछले वर्ष सबका विश्वास योजना शुरू की थी,
पिछले वर्ष क्या हुआ था? पिछले वर्ष सबका विश्वास योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को कम करना था, और इस बार प्रत्यक्ष करों की मुकदमेबाजी को कम करना है। तो इम्पोर्टेंट है। 2006 से 16 के मध्य 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है 10 साल में। ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा कि 2006 से 16 के मध्य कितने लोग गरीबी से बाहर आए? तो 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। कुसुम योजना जो बजट में वर्णित की गई थी, इसमें किसानों को 20 लाख पंप सेट दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है कुसुम योजना के तहत। धन लक्ष्मी योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसका वर्णन भी आप याद करिएगा। SHS जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनके लिए धन्य लक्ष्मी योजना का उल्लेख किया गया था। अब हम लोग प्रमुख रिपोर्ट पढ़ेंगे सूचकांक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही है स्वास्थ्य विकास सूचकांक 2019 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पहला स्थान किसको मिला? केरल को मिला, और अंतिम स्थान किसे दिया गया है? बिहार को दिया गया है। प्रथम एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स शिक्षा गुणवत्ता जो सूचकांक 2019 का आया था, वो भी नीति आयोग ने जारी किया है, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा? केरल रहा है आपका पहले स्थान पर। और सबसे खराब जो स्थिति थी वो किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता मणिपुर की रही। अंतिम स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर या सर्वश्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला, और अंतिम स्थान लक्षद्वीप को दिया गया है। किसे दिया गया है? लक्षद्वीप को दिया गया है। तो ये सूचकांक थे। हाल ही में जो जारी सूचकांक है भारतीय वन रिपोर्ट, ये 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी, और ये 16वें क्रम की रिपोर्ट थी। इसमें बताया गया कि जो वनावरण है वो कितने परसेंट है? 21.67% रहा है, इंपॉर्टेंट है। और वृक्षावरण 2.89% है। टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है? 24.56% हो जाता है। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 5,188 किलो वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वन कितने हैं? तो 4,975 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव वन है। इसमें कितनी वृद्धि दर हुई है? तो 54 वर्ग किलोमीटर प्रति दर से यहाँ पर वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में। अब बात करते हैं राज्यों की सूची की कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में ये आंकड़ा बदल जाता है। सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, और मेघालय में है। सर्वाधिक वृक्षावरण की बात करें तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये तीनों डाटा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें वनावरण तो कितना है? 6.15%, वृक्षावरण 3.05%, और कुल कितना हो जाता है? तो 9.20% हो जाता है। प्रथम भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है प्रथम भारत नवाचार सूचकांक। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे, जबकि अंतिम स्थान झारखंड को दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश तथा छोटे राज्यों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में सिक्किम नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। कह रहा है चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तो बाघ दिवस हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है, और ये रिपोर्ट 29 जुलाई को ही प्रस्तुत की गई थी। देखिए कुल बाघों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 2,967 बाघ हो गए हैं। 2014 से 18 के मध्य में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 33% की वृद्धि दर्ज हुई है। और बाघ स्टेट का दर्जा किसे है? टाइगर स्टेट का मध्य प्रदेश को प्राप्त है। 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए, जबकि 524 कर्नाटक में पाए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट में कर्नाटक पहले स्थान पर था, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था। फिर से मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। यूपी में बाघों की संख्या कितनी है?
तो 173 उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या है। चलिए, छत्तीसगढ़ व मिजोरम में बाघों की संख्या घटी है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, बुक्सा जो आपका बाघ अभ्यारण्य है वेस्ट बंगाल में है, पलामू झारखंड में है, जहां पर बाघ अनुपस्थित थे, नहीं पाए गए। चलिए स्वच्छता रिपोर्ट ले लेते हैं। स्वच्छता रिपोर्ट 2019 आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। वर्तमान समय में हरदीप पुरी जी के पास आवास शहरी मंत्रालय है। पहले स्थान पर जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसमें इंदौर था और अंतिम स्थान पर सहरसा बिहार था। हाल ही में रिपोर्ट आई है 20 की, जिसमें इंदौर लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर रहा। पहली बार जब ये रिपोर्ट आई थी तब मैसूर शीर्ष स्थान पर था, उसके पश्चात से लगातार इंदौर शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पिछली बार भोपाल था, लेकिन इस बार कौन पहुंच गया है? सूरत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर स्वच्छता रिपोर्ट में आपका मुंबई शहर रहा है। यूपी की बात करते हैं। यूपी के 20 जो टॉप सिटीज़ में शामिल थी, उनमें से 12वां स्थान लखनऊ को मिला, 16वां स्थान आगरा, 19वें स्थान पर गाजियाबाद और 20वें स्थान पर आपका प्रयागराज रहा। बड़े शहरों की बात करें, जो 10 लाख ही नगर हैं, उनमें सबसे गंदा पटना रहा। गंगा किनारे जो बसे कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें सबसे बड़ा राज्य वाराणसी। छावनी शहरों की बात करें तो सबसे स्वच्छ रहा जालंधर छावनी है। भैया ये कौन सी है? जालंधर छावनी सबसे स्वच्छ छावनी रही। सबसे कम स्थानीय शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन था? झारखंड था। और सबसे अधिक स्थानीय शहरी निकाय वाले बड़े राज्यों में आपका छत्तीसगढ़ है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दूसरा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 की बात की जा रही है। ये पॉइंट्स इसका नहीं है। केरल इस पर शीर्ष में रहा है लगातार सतत विकास सूचकांक में, और अंतिम स्थान किसे मिला है? बिहार को मिला है। तो ये सूचकांक आप याद रखिएगा। प्रथम सुशासन गुड गवर्नेंस सूचकांक जो 2019 है, वो 25 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर। तो अब बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे मिला? तमिलनाडु को मिला है सुशासन में, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र को। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को मिला है पहला स्थान, और दूसरा स्थान उत्तराखंड को। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला स्थान चंडीगढ़ और पांडिचेरी, दूसरा स्थान आपको चंडीगढ़ को दिया गया है। गुड गवर्नेंस सेंटर अगर बात करें तो हैदराबाद में स्थित है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 जारी हुई है। कचरा जो इस ई कचरा है उसके फैलाने की रिपोर्ट आई है वैश्विक स्तर पर। तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है, यूएनओ ने इसे रिपोर्ट को जारी किया है। तो सबसे ज़्यादा कचरा कौन फैलाता है? ई वेस्ट चीन, फिर दूसरे स्थान पर अमेरिका, और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत जो है आपका, वो तीसरे स्थान पर है। 38% कचरा तीनों देश मिलकर बनाते हैं। कितना? 38% कचरा तीनों देश मिलकर फैलाते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 सिपरी ने जारी किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहीं पर यह संस्था स्थित है, जो हर वर्ष सैन्य खर्च पर रिपोर्ट अपनी जारी करती है। तो इस बार उसने बताया है कि पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका रहा सैन्य खर्च में, दूसरे स्थान पर चीन, और तीसरे स्थान पर सैन्य खर्च में भारत रहा है। सतत विकास रिपोर्ट 2020 जो जारी हुई है यूएनएसडी द्वारा, उसमें पहला स्थान किसे मिला? स्वीडन को, दूसरा स्थान डेनमार्क और तीसरा स्थान इंग्लैंड को मिला है। इसमें 166 देश शामिल किए गए थे, जिसमें भारत की रैंक जो है 117वीं रैंक रही। तो याद रखिएगा, सतत विकास रैंक में पहले स्थान पर स्वीडन रहा और भारत को 117वीं रैंक मिली है। सतत विकास के अंतर्गत कितने लक्ष्य रखे गए हैं? तो सतत विकास के अंतर्गत 17 लक्ष्यों का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जो जारी हुआ है कोलंबिया विश्वविद्यालय और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। इसमें शामिल देशों की संख्या 180 थी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा। इसके बाद लक्समबर्ग का स्थान था। भारत ने 168वीं रैंक प्राप्त की है। 2018 में भारत की रैंक 177वीं थी।
तो 9 अंक का शुरू याद रखिएगा। तो इसमें भारत में 168वीं रैंक भारत को मिली और पूर्व में भारत की रैंक 177वीं थी। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रेस की बात करते हैं, कौन संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले 140वां स्थान था, 2 अंकों की गिरावट हुई है। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है। तो पहले स्थान पर नॉर्वे, भारत 142वें स्थान पर और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया रहा है। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट WHI वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स 2020, ये भी संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्था द्वारा जारी किया गया है। कुल 153 देश इसमें शामिल हुए थे और जिसमें फिनलैंड शीर्ष पर रहा, फिर डेनमार्क रहा और स्विट्जरलैंड 3 नंबर स्थान तक है। भारत की जो रैंक थी हैप्पी की वो 144वीं रही। पिछले वर्ष भारत की 140वीं थी, इसमें भी 4 अंकों की गिरावट देखी गई है। 153वां स्थान दक्षिणी सूडान को दिया गया है। किसे दिया गया है? दक्षिणी सूडान को 153वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा हैप्पी इंडेक्स। वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019, ये लेगाटम संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। शीर्ष देश जो इसमें रहा डेनमार्क रहा समृद्धि में, और भारत को 101 नंबर पर रैंक दी गई थी। दूसरे स्थान पर आपका नॉर्वे रहा था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें हम लोग तो 2019 वाली जारी हुई थी। इफ्री संस्था द्वारा ये जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? इफ्री नामक जो संस्था है वो ये रिपोर्ट भुखमरी की जारी करती है। शीर्ष में बेलारूस रहा है। भारत की पिछले वर्ष जो रैंक थी 103 थी और इस बार 19 में 102 नंबर की रैंक रही। 1 अंक का सुधार हुआ है। अंतिम स्थान 117वां जो मिला है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य को मिला है। तो याद रखिएगा भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 102 है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। 153 देश इसमें शामिल किए गए थे। आइसलैंड को पहला स्थान, पाकिस्तान 151 नंबर पर रहा है और 153 यानी अंतिम स्थान पर यमन रहा है। 2018 में भारत की रैंक 108 थी, लेकिन वर्तमान समय में इस रिपोर्ट अनुसार कितनी हो गई है? 112 नंबर पर भारत आ गया है। पहले नंबर पर आइसलैंड, 112 नंबर पर भारत और अंतिम स्थान पर यमन देश रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें शामिल देशों की संख्या 190 है। शीर्ष जो राष्ट्र रहा बिजनेस की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, उसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और हांगकांग तीसरे स्थान पर था। भारत को जो रैंक मिली थी वो कौन सी रैंक है? इंपॉर्टेंट है, ये 63वीं रैंक है। भारत ने बेहतर माहौल बनाया है। पिछले वर्ष कितनी रैंक थी? 77वीं थी और इस बार 63वीं हो गई है। अंतिम स्थान सोमालिया को दिया गया है। ये समुद्री लुटेरों के लिए फेमस देश है सोमालिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो 2019 वाली जारी हुई है अभी, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इसके जो शीर्ष राष्ट्र है तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है? इराक में पहला स्थान, अफगानिस्तान को पहला, इराक को दूसरा, नाइजीरिया को तीसरा और सीरिया को चौथा तथा पाकिस्तान को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। 7वें स्थान पर भारत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आतंकवादी सूची में इराक, अफगानिस्तान पहले पर, इराक दूसरे पर, पाकिस्तान 5वें नंबर पर और भारत 7वें नंबर पर आपका है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंस्टीट्यूट संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 132 देश शामिल थे। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा। भारत को 72वीं रैंक दी गई है। 132वें या अंतिम स्थान किसको मिला है? यमन को मिला है। HDI रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2020,
ये किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 189 देश इसमें शामिल हुए थे। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड रहा। भारत की 29वीं रैंक रही, जबकि अंतिम स्थान पर आपका नाइजर देश था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट प्लस CN द्वारा जारी किया जाता है। 57 देश तथा यूरोपीय संघ इसमें शामिल थे। पहले ही दूसरे तीसरे स्थान पर कोई नहीं रहा। शीर्ष में जरूर स्वीडन था, जिसको चौथी रैंक दी गई। दूसरे नंबर पर डेनमार्क था, जो 5वीं रैंक पर रहा। भारत पिछले वर्ष 11वीं रैंक पर था, इस बार वह 9वें स्थान पर आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा कि भारत किस नंबर पर आ गया है, 9वें नंबर पर भारत आ गया है, आप इसे याद रखिएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो 2020 का जारी हुआ है, इसे जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है। किस संस्थान ने? जर्मन वॉच ने। 183 देशों को शामिल किया गया था। शीर्ष जापान रहा। भारत को जो है इसमें 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। पिछली बार जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक कौन सी थी? 14वें क्रम की भारत की रैंक थी। 2019 से 18 तक सर्वाधिक प्रभावित कौन हुए हैं जलवायु जोखिम से? तो प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई। 82 देश शामिल थे। पहला स्थान डेनमार्क को और भारत को 76वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 WIPO प्लस इंसीड संस्थान द्वारा जारी किया गया है। USA को पहला स्थान, ब्रिटेन को दूसरा और फ्रांस को तीसरा स्थान दिया गया है। अंतिम स्थान वेनेजुएला को दिया गया है। भारत में गिरावट दर्ज की गई है, 40वीं रैंक मिली है, जबकि पूर्व में भारत 36 नंबर पर आपका था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 WEF ने जारी किया। 115 देश इसमें शामिल थे। पहले स्थान पर स्वीडन रहा। 76वीं रैंक भारत को दी गई। 2019 में भारत 74वें नंबर पर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीस का। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड और भारत जो है 141वें स्थान पर रहा है, तो याद रखिएगा। वैश्विक लोकतंत्र भी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 167 से देश शामिल थे। EIU द्वारा जारी किया गया था। नॉर्वे को पहला स्थान, 51 स्थान भारत को मिला है। भारत की पूर्व में रैंक 41 थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD द्वारा जारी किया गया है। IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में 63 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर आपका सिंगापुर रहा और 43वें स्थान पर भारत रहा। तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक थे विश्व स्तर के। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। अगले पार्ट्स में हम लोग प्रमुख पुरस्कार तथा राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियों को देख लेंगे और इसके पश्चात हमारा पूरा वीडियो 1 जनवरी से 5 सितंबर तक का कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके आगामी एग्जामों में सहायक होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।